तो आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। और वाच्य के विषय में बात करें तो वाच्य को आज हम इतना डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि अभी तक आपने इतना डिटेल से वाच्य को कभी नहीं पढ़ा होगा। जैसे कि यदि वाच्य के बारे में बात करें तो किसी भी वाक्य में यदि पूछा जाता है कि इसमें कौन सा वाच्य है, तब हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिन पॉइंट्स को समझने के बाद आप सिर्फ कुछ ही सेकंडों में यह पता कर सकते हो कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमें समझना है वाच्य का शाब्दिक अर्थ। वाच्य का शाब्दिक अर्थ ये आपके एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है आपका बोलने का विषय। ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पर हम आपको एक और बात बताते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वो होता है बोलने का विषय। और इसी से सिर्फ और सिर्फ इसी से आप 90% वाच्य को कंप्लीट कर लोगे, सिर्फ इसी पॉइंट से। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद है आपका परिभाषा से समझते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह पता लगे कि कही गई बात, ये बात आपको याद रखनी है, कही गई बात, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कही गई बात का विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है। जो बात बोली जा रही है उसका विषय कौन है, कर्ता विषय है, कर्म विषय है या फिर उसका भाव विषय है। यहाँ पर हमने आपको बोला था कि 90% यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 10% जो है आपका वो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। 100% आपका सिर्फ और सिर्फ इन दो पॉइंटों से ही कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं समझना है। हम आपको कुछ और पॉइंट भी बताएंगे जो कि पॉइंट आपको बताए जाते हैं और टीचर्स के द्वारा, लेकिन उनके द्वारा जब हम पहचान करेंगे तो उनकी हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो पॉइंटों से हम किसी भी वाक्य में यह पहचान कर सकते हैं कि किस वाक्य में कौन सा वाच्य है। ठीक, अब यहाँ पर यदि इसके वेदों की बात की जाए तो हिंदी में वाच्य के 3 वेद होते हैं। अब यहाँ पर ये बात क्यों बोली जा रही है कि हिंदी में वाच्य के 3 वेद होते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर ये भी बोला जा सकता है कि वाच्य के 3 वेद होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोला जा रहा है। ऐसा देखिए होता क्यों है कि हम यदि बात करें कि हिंदी की, यदि अंग्रेजी की बात करें या फिर उर्दू या फारसी, इस प्रकार से यदि किसी की भी बात करते हैं तो ये सभी क्या होती हैं, ये सभी हमारी भाषाएं होती हैं। यदि भाषाओं की बात की जाए तो यहाँ पर यदि हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में जो वाच्य होता है इसे हम वॉइस बोलते हैं। इसे हम वॉइस बोलते हैं। तो वॉइस जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार का। जिसे हम पहला भाग कहते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरा भाग बोलते हैं हम पैसिव वॉइस। अंग्रेजी में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार का होता है, लेकिन जब हम हिंदी में आते हैं तो हिंदी में आपका एक नया भाग और जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं भाववाच्य। हिंदी में आपका एक ये नया भाग भाववाच्य ये जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं इम्पर्सनल वॉइस। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। हिंदी में वाच्य के 3 वेद होते हैं, ये बात किस लिए बोली जा रही है तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अंग्रेजी की बात की जाए तो अंग्रेजी में सिर्फ और सिर्फ आपके ये 2 प्रकार होते हैं, और हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में आपके 3 प्रकार होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंटों की ओर बढ़ते हैं, इन तीनों पॉइंटों को इन डिटेल में समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमें इन तीनों वेदों को इन डिटेल में समझना है। तो समझते हैं, जैसे कि सबसे पहला है ये कर्तृवाच्य। इसे कर्तृवाच्य बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य की बात की जाए तो वहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो। जहाँ जिस वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होगा वहाँ पर होगा आपका कर्तृवाच्य। और जहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध कर्म के साथ होगा तो वो है कहलाएगा आपका कर्मवाच्य। तीसरा है आपका भाव के साथ। जब क्रिया का सीधा संबंध यदि भाव के साथ होगा तो वहाँ पर कहलाएगा आपका भाववाच्य। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कर्ता प्रधान होता है। जिस वाक्य में जो प्रधानता होगी वो कर्ता की होगी तो वहाँ पर कर्तृवाच्य, और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी वह कहलाएगा आपका कर्मवाच्य। इसी प्रकार से जहाँ भाव की प्रधानता होगी, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होगी वह कहलाएगा आपका भाववाच्य। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। यानी कि जिस वाक्य में लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होंगे वहाँ पर होगा आपका कर्तृवाच्य।
जिस वाक्य में लिंग और वचन कर्म के अनुसार होंगे वहां पर होगा कर्मवाच्य। ठीक। और यहाँ पर आपका बोला जा रहा है कि केवल क्रिया का भाव प्रमुख है। ऐसा क्यों है, ध्यान से समझिए। यदि लिंग और वचन की बात की जाए तो आप क्या होगा, जैसे कि कोई भी आपकी वस्तु है, जैसे कोई सब्जेक्ट हुआ या ऑब्जेक्ट हुआ, तो कोई भी वस्तु हुई तो आपको यदि उसमें वचन में कन्वर्ट करना हो तो एक वचन, दो वचन, उसे हम आराम से बोल सकते हैं। और लिंग में कन्वर्ट करना हो तो लिंग में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ पर ये जो शब्द है भाव, तो भाव जो शब्द है, शब्द में हम बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर पुल्लिंग है। लेकिन किसी का भी कोई भी भाव होता है तो वह उसी के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है जिसका वह भाव है। यानी कि यदि एक स्त्री अपने भावों को प्रदर्शित करती है तो वहाँ पर स्त्री के भावों को देखा जाएगा, तो वहाँ पर उसे स्त्रीलिंग में कन्वर्ट किया जाएगा। और वहाँ पर यदि एक पुल्लिंग है और वो अपने भावों को प्रदर्शित कर रहा है तो वहाँ पर जो भाव होंगे उनका जो लिंग होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो होगा आपका जो व्यक्ति होगा। चाहे वह व्यक्ति यदि एक मेल है तो मेल के अकॉर्डिंग, यदि फीमेल है तो फीमेल के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार से यहाँ पर सीधा सीधा बोला जा रहा है केवल क्रिया का भाव ही प्रमुख होता है। तो यहाँ पर आपका ये नहीं बोला जा रहा है कि लिंग और वचन भाव के अनुसार होंगे, क्योंकि भाव के अनुसार नहीं हो सकते। वो किसके अनुसार हो सकते हैं, जो इंसान अपने भावों को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि स्त्री हो सकती है या पुरुष हो सकता है, तो वहाँ पर वो चेंज हो जाएंगे। ठीक। अब यहाँ पर हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, एक वाक्य है कोई भी, वहाँ पर उस वाक्य में यदि आप सकर्मक क्रिया, केवल और केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हो तो वहाँ पर वह कन्फर्म है कि वहाँ पर आपका कर्तावाच्य भी आएगा, कर्तृवाच्य भी आएगा और कर्मवाच्य भी आएगा। लेकिन यदि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हो आप, तो वहाँ पर हम हमेशा ही ये एक बात याद रखते हैं कि जब अकर्मक क्रिया है, अकर्मक का अर्थ होता है कर्म के बिना। जब कर्म के बिना है तो उसमें क्या होगा कि कर्म आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आपको हमेशा ही याद रखना है, जब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कर्ता की बात की जाती है तो कर्ता के लिए सकर्मक क्रिया का प्रयोग करो या अकर्मक क्रिया का प्रयोग करो, किसी भी क्रिया का प्रयोग करो, वहाँ पर कर्ता आ सकता है। लेकिन जहाँ पर यदि हम सकर्मक क्रिया की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका कर्म जो होगा उसे आना ही होगा। जब सकर्मक क्रिया की बात करेंगे तो वहाँ कर्म का होना आवश्यक हो जाता है। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। ठीक। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट को समझते हैं, केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। यदि कोई भी चीज़ यहाँ पर यदि आपको समझ नहीं आई है तो एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं और एग्जाम्पल में देखते हैं ये सारे जो पॉइंट होते हैं वो किस प्रकार से पुट होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें समझना है, इन पॉइंटों को ध्यान से समझते हैं कि ये पॉइंट क्या हैं। जैसे कि कर्तृवाच्य की बात की जाए तो यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक। और यहाँ पर कर्मवाच्य की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक। यदि भाववाच्य की बात की जाए तो भाववाच्य में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। क्या हो जाता है कि यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर 95% जो वाक्य होते हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक होते हैं। उसके बाद जो 5% जो वाक्य बचते हैं वो आपके केवल सकारात्मक होते हैं। ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कर्ता के साथ ने या फिर शून्य कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब कभी भी किसी वाक्य में ने, कर्ता के बाद ने या शून्य कारक चिन्ह दिखेगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपका कर्तृवाच्य। दूसरा कर्मवाच्य की बात करें तो यहाँ पर कर्ता के बाद से और के द्वारा, इन दोनों में से कोई भी कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला होता है। ठीक। अब यहाँ पर भाववाच्य में बात करें तो भाववाच्य में बोला जा रहा है कर्ता के साथ से और के द्वारा, से का प्रयोग होगा या फिर आपका के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। लेकिन आपको अधिकतर बताया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ ये के द्वारा, ये के द्वारा जो कारक चिन्ह है इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कर्मवाच्य में होता है, भाववाच्य में नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, भाववाच्य में भी के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब कभी भी आपका कोई हार्ड क्वेश्चन बन जाता है तो वहाँ पर आपका क्या होता है, के द्वारा कारक चिन्ह रख देता है, जिससे कि स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाती है कि के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग क्या होता है,
कर्मवाच्य में होता है, लेकिन वो किस में होता है, भाववाच्य में होता है। कैसे होता है वो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। जैसे कि अब यहाँ पर हमें समझना है, जैसे कि हमने आपको सबसे पहले ही बताया था कि यहाँ पर आकर जैसे कि हम बोले हैं कि वाच्य क्या होता है, तो वाच्य होता है बोलने का विषय। तो वाच्य होता है बोलने का विषय, ये क्या होता है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि आपने 90% वाच्य को वहीं पर कंप्लीट कर लिया था। तो उस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने आपको बोला था कि परिभाषा में बताया था कि जिस क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता लगे कि बोलने का विषय कर्ता है, तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। यदि बोलने का विषय कर्म है तो वहाँ पर क्या होगा, आपका कर्मवाच्य होगा। यदि बोलने का विषय यदि आपका भाव है तो वहाँ पर क्या होगा, भाववाच्य होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर सबसे पहले हम फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो सीता पत्र लिखती है, तो सीता पत्र लिखती है, तो यहाँ पर सीता क्या है, तो आप अच्छे से जानते हो कि सीता क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता है। पत्र लिखती है तो यहाँ पर ये क्या है, आपका वर्ब है यानी कि क्रिया है। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो सीता पत्र लिखती है, तो लिखती है इसका संबंध सीधा सीता के साथ है। ये कैसे पता लगे, यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। सीता क्या है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है। ठीक, अब यहाँ पर सीता जब स्त्रीलिंग है और यहाँ पर ये जो क्रिया है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, हमने आपको बताया था कि कर्ता के अनुसार क्या होगा, क्रिया का चेंज होगा। जैसे कि कर्ता यदि यहाँ पर प्लूरल है तो वहाँ पर क्रिया भी आपकी प्लूरल होगी। यदि कर्ता वहाँ पर आपका सिंगुलर है तो क्रिया भी आपकी सिंगुलर होगी। दूसरी चीज़ हमने बताई थी कि जो कर्ता का जो लिंग होगा वही क्रिया का लिंग होगा। यदि यहाँ पर एक स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर क्रिया भी स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग ही आनी चाहिए। यदि कर्ता यहाँ पर पुल्लिंग है तो यहाँ पर क्रिया जो होगी वो भी पुल्लिंग ही होनी चाहिए। कैसे, जैसे ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला हम पॉइंट यही समझ लेते हैं कि लिंग के आधार पर। तो देखेंगे आप यहाँ पर सीता लिखा हुआ है, सीता एक स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिखती है। ठीक, यदि यहाँ पर हम राम लिख देते जो कि एक पुल्लिंग होता तो वहाँ पर वो क्या होता कि यहाँ पर हमें बोलना पड़ता कि लिखता है। तो क्रिया जो हो रही है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, जैसे कि वचन के आधार पर। वचन के आधार पर भी आप अच्छे से समझते हो। यदि यहाँ पर जैसे कि हम बोले कि वह पत्र लिखता है, तो लिखता है ये आपका सिंगुलर हो गया वह के अनुसार। यदि बोला जाए कि वे पत्र लिखते हैं तो वे क्या हो गया, प्लूरल, तो वहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पत्र लिखते हैं, तो वहाँ पर वो भी आपका प्लूरल हो गया। तो सिंगुलर और प्लूरल जो होता है और जो आपका लिंग जो होता है वो आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कर्ता प्रधान है, तो यहाँ पर ये क्या है, सीता, इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चेंजिंग हो रही है। तो ये क्या है, आपका कर्ता प्रधान है। और हमने आपको बताया था क्रिया का सीधा संबंध जिसके साथ होगा वही आपका कहलाएगा। यदि कर्ता के साथ है तो कर्तावाच्य, यदि कर्म के साथ है तो कर्मवाच्य, यदि भाव के साथ है तो भाववाच्य। अब यहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध किसके साथ है, सीता के साथ, और सीता क्या है, यहाँ पर कर्ता है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका कर्तृवाच्य। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया था जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, तो वो चीज़ हमने आपको अभी यहाँ पर क्लियर कर दी थी। और तीसरी चीज़ हमने आपको बताई थी कि जिस वाक्य में जो भी आपका शब्द होगा यानी कि सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता है, तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया चेंज होनी चाहिए लिंग और वचन में। तो वो भी चीज़ हमने आपको अभी यहाँ पर क्लियर कर दी थी। इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया था कि क्या होता है कि सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग यहाँ पर होता है। यदि सकर्मक क्रिया का भी प्रयोग करें तो भी यहाँ पर क्या होगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, और अकर्मक क्रिया का प्रयोग करें तो भी यहाँ पर कर्तृवाच्य हो जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाए तब वहाँ पर कर्मवाच्य 100% होना ही है। ठीक, और हमने आपको जब कारक चिन्ह पढ़ाया था हमने आपको एक बात और बताई थी, उसको जब कभी भी आप देखते हो कि जो भी आपका कर्म कारक वाला जो भी आपका सेंटेंस होगा तो कर्म कारक में क्या होगा कि आपका कर्ता कारक 100% होता है। और वो कैसे होता है वो चीज़ हमने आपको इन डिटेल में कारक वाली वीडियो में अच्छे से बता दिया था। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर बोला जा रहा है कर्ता के साथ नए कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो आपका कर्ता है इसके साथ क्या हो रहा है, नए कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। दूसरा यहाँ पर हमने आपको बताया था कि शून्य कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो शून्य कारक चिन्ह क्या होता है, तो शून्य कारक चिन्ह वहाँ होता है जहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हो, यानी कि कारक चिन्ह का प्रयोग तो होता है लेकिन वो कारक चिन्ह होता है वो आपका छुपा हुआ होता है, वो आपको दिखता नहीं है वाक्य में। यहाँ पर
देखा जाए तो सीता पत्र लिखती है और इसका अर्थ क्या होता है, सीता ने पत्र लिखा। दोनों ही बातें एक ही हैं। तो यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या है आपका शून्य कारक चिन्ह, और यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है जो यहाँ पर बोला जा रहा है ने कारक चिन्ह। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे कि कर्मवाच्य में क्या होता है, तो कर्मवाच्य में बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के वाक्य होते हैं, और यहाँ पर भी आपके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के ही वाक्य होते हैं। अब वो कैसे होंगे वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। यदि यहाँ पर आपने देखा हुआ अंग्रेजी यदि आपने पढ़ी हो तो अंग्रेजी में आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा होगा। जब कोई भी आपका एक एक्टिव वॉइस है, जब कोई आपका एक एक्टिव वॉइस है, यदि वो आपका सकारात्मक है और उसका यदि आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो वो भी तो आपका सकारात्मक ही बनेगा। यदि यहाँ पर एक एक्टिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस यदि आपका नकारात्मक है यानी कि नेगेटिव है, तो उसका यदि आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो वो किस में बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा। इस सीधा सीधा कन्फर्म है कि यहाँ का जो वाक्य होगा यानी कर्तृवाच्य का जो वाक्य होगा यदि वो सकारात्मक होगा तो कर्मवाच्य में भी वो सकारात्मक बनेगा। यदि कर्तृवाच्य में यदि वो नकारात्मक है तो कर्मवाच्य में भी वो क्या होगा, नकारात्मक बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पर 95% जो वाक्य होते हैं वो आपके नकारात्मक होते हैं और 5% वाक्य जो होते हैं वो आपके सकारात्मक होते हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यदि कर्तृवाच्य का एक वाक्य है और उस वाक्य वो वाक्य आपका कैसा है, सकारात्मक है। ठीक, वो वाक्य कैसा है आपका, सकारात्मक है। तो आप कंफर्म नहीं कह सकते हो। देखिए यहाँ से यदि कर्तृवाच्य से यदि कर्मवाच्य में जाएगा तो आप कह सकते हो कि यदि यहाँ पर सकारात्मक है तो यहाँ पर भी सकारात्मक ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर यदि सकारात्मक है तो आप कंफर्म नहीं कह सकते हो कि यहाँ पर आकर भी वो सकारात्मक ही बने। यहाँ पर आकर वही वाक्य नकारात्मक रूप में भी बन सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक वाक्य दिख रहा है, अभी आपको ये चीज़ हम समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सीता पत्र लिखती है, यहाँ पर ये क्या है आपका सकारात्मक वाक्य है, और यहाँ पर हमने लिखा सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो ये भी क्या है आपका एक सकारात्मक वाक्य है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यही टेंस जो है, ये वाला जो वाक्य है, इसी वाक्य को कर्मवाच्य में चेंज किया गया, और कर्मवाच्य में चेंज करने के बाद इसे भाववाच्य में चेंज किया गया, और जब भाववाच्य में चेंज किया गया तो इसके साथ क्या किया दिया गया, नहीं का प्रयोग किया गया है। जब नहीं का प्रयोग किया गया है तो ये क्या हो गया आपका नकारात्मक हो गया। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जो कर्तृवाच्य का वाक्य होगा वो भाववाच्य में भी आपका सकारात्मक ही होगा। यदि यहाँ सकारात्मक है तो वो यहाँ पर नकारात्मक हो सकता है, और यदि यहाँ पर सकारात्मक है तो वो यहाँ पर सकारात्मक भी हो सकता है। अभी हम आपको 5% सकारात्मक वाक्य किस प्रकार से होते हैं वो भी आपको आगे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपने ये चीज़ें अच्छे से समझ ली होंगी। कर्ता के साथ से और के द्वारा ये दोनों कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पर के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर से कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। ठीक, यहाँ पर आप हमेशा ही याद रखिए जो कार्य यहाँ पर कर्ता के द्वारा किया जाता है वही कार्य यहाँ पर कर्म के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है आप जानते हो कि ये अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि एक कर्ता होता है, एक क्रिया होता है, एक कर्म होता है। लेकिन जब कभी भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं यानी कि कर्मवाच्य बनाते हैं तो कर्मवाच्य में क्या होता है कि जो आपका सब्जेक्ट जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो जाता है। जो सब्जेक्ट जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। आपको ये चीज़ें अच्छे से पता ही होगा। यदि आपको नहीं पता है तो ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। जब कभी भी आप एक्टिव वॉइस की बात करते हो यानी कि कर्तृवाच्य की बात करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है यानी कि जो कर्ता होता है और उसका यदि हम पैसिव वॉइस बनाते हैं यानी कि कर्मवाच्य बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये जो आपका सब्जेक्ट होता है यानी कि कर्ता जो होता है वो आपका कर्म में चेंज हो जाता है और कर्म जो होता है वो आपका कर्ता में चेंज हो जाता है। ये चीज़ आपको अंग्रेजी में अच्छे से समझ आती होगी, आपने पढ़ा भी होगा पहले भी। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये सीता जो है सीता पत्र लिखती है तो सीता स्वयं ही कार्य कर रही है। यहाँ पर सीता क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है यानी कि कर्ता के रूप में है। यदि यहाँ पर देखा जाए तो सीता जो है, यहाँ पर ये जो सीता शब्द है ये आपका कर्ता नहीं है। यहाँ पर बोला जाए सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। सीता स्वयं कार्य कर रही है ये बात मानते हैं, लेकिन किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है यानी कि सीता के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जो इंसान बोल रहा है वह स्वयं कार्य नहीं कर रहा है,
किसी दूसरे के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। हमेशा ही याद रखिए, एक्टिव वॉइस जो होता है, एक्टिव वॉइस यानी कि कर्तृवाच्य जो होता है उसमें स्वयं ही कार्य किया जाता है, और जो पैसिव वॉइस होता है यानी कि कर्मवाच्य जो होता है उसमें किसी दूसरे से कार्य कराया जाता है। जब कभी किसी दूसरे से कार्य कराने की भावना आती है तो वहां पर होता है आपका कर्मवाच्य। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। जो बोल रहा है वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर कार्य को कौन कर रहा है, सीता कर रही है, लेकिन सीता के द्वारा किया जाता है ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, सीता क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हुआ, यानी कि ये क्या हुआ, आपका कर्म हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे सीता से पत्र लिखा जाता है। यदि यहाँ पर बोला जाता है कि सीता से पत्र लिखा जाता है तो यानी कि इसका मतलब यही है सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे कि सीता से पत्र नहीं लिखा जाता। अब यहाँ पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में यदि वाच्य की बात करें, वाच्य की बात ना करें, किसी और टॉपिक की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब कभी भी हम भावों को प्रदर्शित करते हैं तो वहाँ पर एक चिन्ह होता है जिसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है ये आपका यदि किसी वाक्य के लास्ट में लगा हुआ है तो वह भाववाचक होता है, और यदि किसी शब्द के द्वारा, सिर्फ किसी शब्द के द्वारा ही आपका भाव प्रदर्शित किया जा रहा है तो उस शब्द के द्वारा यहाँ पर क्या होता है कि ये जो चिन्ह होता है ये प्रयोग किया जाता है, ये लगा हुआ दिखता है। जब कभी भी ये चिन्ह दिखता है आपको तो आप बोल देते हो कि यह एक भाववाचक वाक्य है। लेकिन यहाँ पर जब कभी भी हम वाच्य पढ़ते हैं तो वाच्य में क्या होता है कि यहाँ पर सीधा सीधा एक वाक्य लिखा होता है, उस होता तो उसके अंदर भाववाच्य है लेकिन उसमें ये चिन्ह नहीं लगा होता। जब ये चिन्ह नहीं लगा होता तब हम इसकी कैसे पहचान करें। तो आप हमेशा ही याद रखिए, जहाँ पर असमर्थता, क्या असमर्थता दिखाई देगी, जहाँ पर असमर्थता और विवशता ये दो चीज़ें दिखाई देंगी वहाँ पर क्या होगा, आपका भाववाच्य होगा। जैसे कि यहाँ पर जब कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने में असमर्थ हो, यानी कि अब वो उस कार्य को नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है कि उस कार्य को करने में असमर्थ है। जब वो उस कार्य को करने में असमर्थ है तो वहाँ पर क्या होगा, आपका भाववाच्य होगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देखिए, सीता से पत्र नहीं लिखा जाता। अब यहाँ पर क्या है, सीता इस कार्य को यानी कि सीता पत्र लिखने में असमर्थ है। यहाँ पर जब कोई किसी कार्य को करने में असमर्थ होगा तो वहाँ पर क्या होगा, भाववाच्य। यहाँ पर आपको ये चिन्ह नहीं दिखेगा, आपको यही चिन्ह दिखेगा, सिर्फ पूर्ण विराम का चिन्ह ही दिखता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको पहचान करनी है तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर असमर्थता है या नहीं और विवश है या नहीं। कोई किसी कार्य को करने के लिए विवश है तो वहाँ पर भाववाच्य होगा, या फिर कोई किसी कार्य को करने में असमर्थ है तो वहाँ पर भाववाच्य होगा। जब असमर्थ वाक्य जो होता है उसमें आपका नहीं चिन्ह का प्रयोग होता है कि यह इस कार्य को करने में जब असमर्थ होगा, तो जैसे कि सीता से पत्र नहीं लिखा जाता। ठीक, तो ये चीज़ें आपको जैसे समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट हमें समझना है, हमने आपको बताया था कि जो भाववाच्य होता है उसमें आपके 5% जो वाक्य होते हैं वो आपके केवल 5% वाक्य ही जो होते हैं जो आपके सकारात्मक होते हैं, बाकी जो होते हैं वो सारे आपके नकारात्मक होते हैं। यहाँ पर नकारात्मक द्वारा ही यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है अपने भाव को। ठीक, लेकिन यहाँ पर 5% वाक्य जो होते हैं वो आपके सकारात्मक भी होते हैं। जब आपका कोई हार्ड प्रश्न बनता है तब आपका यहाँ से प्रश्न बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप कि ये एक वाक्य है, अब चलते हैं। यहाँ पर एक वाक्य है ये अब चलते हैं, ये आपका किस में है, कर्तृवाच्य में। जब ये कर्तृवाच्य में है तो कर्तृवाच्य का ये एक वाक्य है जो कि आपका यहाँ पर देखिए ये आपका सकारात्मक है। कैसा है, सकारात्मक, ये आपका सकारात्मक है। और इसी प्रकार से यदि यहाँ पर देखा जाए तो ये भी क्या होता है, आपका सकारात्मक। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया था कि ये भाववाच्य जो होता है, जैसे कि हमने आपको हमेशा ही बताया था कि के द्वारा जो कारक चिन्ह होता है, के द्वारा कारक चिन्ह जो होता है, के द्वारा ये जो कारक चिन्ह होता है इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कर्मवाच्य में होता है। ऐसा नहीं होता कि इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कर्मवाच्य में होता है, इसका प्रयोग आपका भाववाच्य में भी होता है। यदि आप के द्वारा कारक चिन्ह लगा रहे हो और यदि आप भाव को प्रदर्शित कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा कि भाव प्रदर्शित कर रहे हो तो वह तो आपका सीधा सीधा भाववाच्य होना ही है। चाहे आप के द्वारा कारक चिन्ह लगाइए, चाहे कोई भी कारक चिन्ह लगाइए, यदि आपका भाववाचक होना है, यदि आपका उस वाक्य में भाव प्रदर्शित किया गया है तो वहाँ पर आपका चाहे कोई भी कारक चिन्ह लगा हो वह 100% आपका क्या होगा, भाववाच्य ही होगा। ये चीज़ भी आपको 100% याद रखनी है।
कोई भी कारक चिन्ह प्रयोग किया जा रहा हो वाक्य में, यदि उस वाक्य में कारक चिन्ह कोई भी है और उसके साथ साथ आपका भाव भी प्रदर्शित किया जा रहा है, तो आप सिर्फ एक ही बात बोलोगे कि यह एक भाववाच्य वाक्य है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इन विद्यार्थियों द्वारा मेज पर सोया जाता है, ये भाव के साथ ये एक वाक्य बोला जा रहा है और यहाँ पर ये है कि द्वारा कारक चिन्ह का भी प्रयोग किया जा रहा है। जब द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है तो आप क्या बोलोगे कि कर्मवाच्य है ये। लेकिन आपको ये नहीं देखना है, यहाँ पर ये भी देखना है कि ये एक भाव के साथ बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए द्वारा कारक चिन्ह है तो आप बोल दोगे कर्मवाच्य है, और यहाँ पर ये जो चिन्ह होता है विस्मय आदि बोधक, ये भी यहाँ पर नहीं होता है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। आपको हमेशा ही याद रखना है, जहाँ पर असमर्थता दिखती है या व्यवस्था दिखती है तब वहाँ पर आप हमेशा ही बोलोगे कि ये क्या है, आपका भाववाच्य है। ठीक, अब यहाँ पर हमने आपको बताया था, जैसे कि आपका ये वाला टेस्ट जो था वो हमने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर देखिए कर्तवाच्य का एक सेंटेंस है, आज हमने व्याकरण पढ़ा। अब कभी कभी क्या होता है कि जब आप कारक चिन्ह देखते हो तो कारक चिन्ह से सीधे सीधे पहचान कर लेते हो कि यहाँ पर ये वाला वाच्य है, यानी कोई भी कारक चिन्ह, जैसे कि यहाँ पर से या के द्वारा कोई भी कारक चिन्ह हुआ तो आपने बोल दिया कि ये क्या है, आपका कर्मवाच्य है। ठीक, लेकिन आपको कारक चिन्ह ही नहीं दिया हुआ है, जब आपको कारक चिन्ह दिया ही नहीं है तब आप कैसे पहचान करोगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, यहाँ पर आप देखोगे तो व्याकरण पढ़ाया गया है, पढ़ा नहीं गया है। यदि पढ़ाया गया है तो वहाँ पर क्या होगा, आपका कार्य किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यदि यहाँ पर बोला जाता कि पढ़ा गया है या फिर पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ा है, इस प्रकार से कुछ भी होता, यानी कर्ता स्वयं कार्य करता, तो वहाँ पर होता आपका कर्तृवाच्य। लेकिन यहाँ पर क्या है, पढ़ाया गया, पढ़ाया, ये वाला पॉइंट जो है पढ़ाया, ये आपको याद रखना है, पढ़ाया गया है। ठीक, तो पढ़ाया किसी दूसरे के द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। जब कोई कार्य किसी दूसरे के द्वारा किया जाएगा तब वहाँ पर क्या होगा, आपका कर्मवाच्य होगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें समझना है, जैसे कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इनके जो मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं वो किन किन स्थानों पर किए जाते हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है। सबसे पहले पढ़ना है कर्तृवाच्य के प्रयोग। तो कर्तृवाच्य के जो प्रयोग किए जाते हैं, जो मुख्य रूप से 4 स्थानों पर किए जाते हैं, 4 स्थानों पर कर्तृवाच्य के प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला है आपका सामर्थ्य के लिए। तो सामर्थ्य को जब प्रदर्शित करने की बात आएगी तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर क्रिया है और क्रिया के साथ आपका शक जुड़ा हुआ है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर हम देखें, रोहित यह गाना गा सकता है, यहाँ पर शक जुड़ा हुआ है, किसके साथ, क्रिया के साथ। ठीक, ये गा जो है ये आपका क्रिया है। यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा हुआ है, बच्चे यह पाठ याद कर सकते हैं, यहाँ पर कर जो है वो एक आपका क्रिया है और यहाँ पर शक इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर बात जो हो रही थी वो हो रही थी सकारात्मक वाक्यों की। अब इसी प्रकार से जो सामर्थ्य होता है उसके लिए जब कभी वाक्य बनेगा तो वो बनेगा आपका सकारात्मक। जब कभी भी असामर्थ्य की बात आए, यानी कि असामर्थ्य, जहाँ पर सामर्थ्य ना हो वहाँ पर क्या होगा, आपका असामर्थ्य। जब असामर्थ्य वाला वाक्य जो होगा वो रहेगा आपका नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक। जब नकारात्मक वाक्य की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं, मैं आपके घर नौकरी नहीं कर सकता, यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है, उसके साथ कर जो है वो आपका एक क्रिया है और क्रिया के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आपका शक। वाक्य हमेशा ही आपका नकारात्मक रहेगा। ठीक, किसके लिए, जब असामर्थ्य की बातें हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर देखेंगे, बच्चे आज फिल्म नहीं देख सके, यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है और यहाँ पर देख ये आपका एक क्रिया है और इसके साथ ही आपका शक जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका तीसरा भेद है अकर्मक क्रिया का प्रयोग। हमने आपको बोला था जो कर्तृवाच्य जो होता है उसमें आपका सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं अकर्मक क्रिया का प्रयोग। जैसे कि लड़के आंगन में सो रहे हैं, यानी कि देखिए सकर्मक और अकर्मक की पहचान किस प्रकार से की जाए इसके लिए हमने आपको अच्छे से समझा दिया था पहले ही।
यदि आपने सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाली जो वीडियो थी यदि वो ना देखी हो तो आप वो देख लीजिए। आप 100% सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान किस प्रकार से की जाती है इन डिटेल में समझ जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर ऊपर से ही आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करनी है तो आप क्या करोगे, सो रहे हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर सोना ये एक क्रिया है और यहाँ पर क्या है, चलना ये एक क्रिया है। ये दोनों ही क्रियाएं जो होती हैं ये आपकी जो कहलाती हैं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये दोनों जो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि लड़के आंगन में सो रहे हैं। यदि आप पूछोगे क्या सो रहे हैं, क्या सो रहे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि लड़के सो रहे हैं। यहाँ पर सोने के बारे में बोलना है कि सो रहे हैं तो क्या सो रहे हैं, ये हम नहीं बता सकते कि वो क्या सो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। तो यानी कि अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर चल रहे हैं तो चल रहे हैं, तो चलना क्या है, क्या चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं, आप ये नहीं बता सकते हैं, तब वहाँ पर क्या होगा, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब यहाँ पर यदि सकर्मक क्रिया की बात करें तो सकर्मक क्रिया देखिए यहाँ पर है सहन करना। तो सहन करना क्या होगा, सहन करना एक सकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि कोई आपसे पूछता है क्या सहन कर रहे हो, तो आप इजीली बता सकते हो कि क्या सहन कर रहे हो। ठीक, तो यहाँ पर सहन करना क्या है, यह एक सकर्मक क्रिया है। और यहाँ पर देखिए सुनती थी, सुनाती थी, तो सुनाती, क्या सुनाती थी, कुछ भी आप बता सकते हो। तो यहाँ पर जब आप आंसर में दे सकते हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। जब आंसर नहीं दे सकते हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी हो जाता है कि यदि वाक्य में एक क्रिया को देखा जाए तो वह वहाँ पर एक सकर्मक क्रिया होगी, लेकिन उसे डायरेक्टली पूछा जाए तो वह एक अकर्मक क्रिया होती है। या फिर एक अकर्मक क्रिया जो वाक्य में दिखती है वह एक डायरेक्टली पूछा जाए तो वह एक सकर्मक क्रिया होती है। तो वहाँ पर उनमें किस प्रकार से चेंजिंग होती है, किस प्रकार से इन डिटेल में हमने आपको सारी चीज़ें बता रखी थी सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाली वीडियो में। यदि आपने वो ना देखी हो तो आप वो उसे देख लीजिए, जितने भी आपके कन्फ्यूजन होंगे वो सारे वहाँ से दूर हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कर्मवाच्य के प्रयोग। कर्मवाच्य के प्रयोग की बात की जाए तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपका ये 5 स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखें हम, जहाँ कर्ता अज्ञात हो। अब जहाँ कर्ता अज्ञात होगा, जैसे कि पत्र भेजा गया, किसने भेजा नहीं पता, तो यहाँ पर क्या है, कर्ता जो है वो अज्ञात है। जैसे कि बाग में पुस्तक से पढ़ाया गया, बाग में पुस्तक से पढ़ाया गया लेकिन किसने पढ़ाया ये नहीं पता, तो यहाँ पर क्या है आपका कर्ता जो है वो अज्ञात है, कर्ता यहाँ पर है नहीं। इसी प्रकार से दूसरा भेद है आपका, जब आपके चाहे बिना ही कोई कर्म अचानक आ जाए। जब आपके चाहे बिना कोई कर्म अचानक से ही आ जाता है तो वहां पर क्या होगा आपका, देखिए ध्यान से समझिए, कांच का गिलास टूट गया। जब अचानक से कोई क्रिया हो गई, आपको नहीं पता ये क्रिया कैसे हुई, किसने की, तब वहां पर क्या होगा, चाहे बिना कोई भी कर्म आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कांच का गिलास टूट गया। अब कांच का गिलास टूटा है ना, अब यहाँ पर ये जो कांच है, अगर यहाँ पर आप जिसे देख रहे हो, अगर आप बोलो कि ये एक सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, कैसे ऑब्जेक्ट है, यदि यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर क्या होता कि ये कर्मवाच्य तो होता ही नहीं, ये क्या हो जाता आपका कर्तृवाच्य हो जाता और टेंस भी यहाँ पर चेंज हो जाता। तो यहाँ पर क्या हुआ रहा है, अचानक से ही कोई क्रिया हो रही है, तो वहां पर क्या है, अचानक से ही एक कर्म यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखेंगे, जहां कर्ता को प्रदर्शित करने की आवश्यकता ना हो या कर्ता को प्रदर्शित करना ही ना हो, यानी कि यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कर्ता को प्रदर्शित करने की जरूरत ही ना हो। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है चोरों का पता लगाया जा रहा है। अब चोरों का पता लगाया जा रहा है तो कोई ये नहीं पूछेगा कि चोरों का पता किसके द्वारा लगाया जा रहा है, क्योंकि सब लोग अच्छे से जानते हैं कि चोरों का यदि पता लगाया जा रहा है तो किसके द्वारा लगाया जा रहा होगा, पुलिस के द्वारा चोरों का पता लगाया जा रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कर्मवाच्य के 3 प्रयोग जो थे वो हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद हमें पढ़ना है चौथा और 5वां। चौथा क्या है, जहां कर्ता निश्चित ना हो, यानी कि वो अनिश्चित हो, लेकिन कहाँ पर, सूचना, विज्ञप्ति आदि में। जैसे कि अपराधी को कल पेश किया जाए।
अब यहाँ पर ये क्या है आपका, ये विज्ञप्ति है कि अपराधी को कल पेश किया जाए। अब यहाँ पर देखोगे रुपए खर्च किए जा रहे हैं, रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ये क्या है आपका, ये आपका सूचना है। यहाँ पर एक सूचना दी जा रही है। जैसे कि हमने बोला था जहाँ कर्ता निश्चित ना हो, जहाँ पर हमको ये पता ना लगे कि कौन है, क्या कर रहा है, जो भी क्रिया की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है, तो वहाँ पर आपका ये इस प्रकार से प्रयोग होता है। जैसे कि अपराधी को कल पेश किया जाए, अपराधी को कल पेश किया जाए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन अपराधी है जिसे हमें पेश करना है। ठीक, अब यहाँ पर रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब रुपए खर्च किए जा रहे हैं ये तो कंफर्म है, लेकिन किसके द्वारा खर्च किए जा रहे हैं ये कंफर्म नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, अनिश्चित हो गया। ठीक, यहाँ पर निश्चित नहीं है, वहाँ पर क्या है, अनिश्चित है। ठीक, यहाँ पर अशाक्यता सूचित करने के लिए। अब यहाँ पर अशाक्यता का होता है, तो अशाक्यता होता है जो कि असंभव होता है, जो कि यानी कि असंभव हो, जो हो ना सके, जो हो ना सके, जो असंभव हो, उसको कहते हैं हम अशाक्यता। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं असंभव। ठीक, जो कि हो ना सके यानी कि जो संभव ना हो। जैसे कि यहाँ पर बोलें अब अधिक दूध नहीं पिया जाता। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एक किसी मटके में यदि हम पानी भर रहे हैं और उस मटके में पानी पहले से ही पूरा भर गया है, अब हम उसमें और पानी भरें तो क्या उसमें भर जाएगा, नहीं भर पाएगा। तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, आपका असंभव हो जाएगा कि इस मटके में और पानी नहीं भरा जा सकता। इसी प्रकार से जब कभी ऐसी बात आएगी कि जो कि असंभव लगेगी, जैसे कि अब अधिक दूध नहीं पिया जाता, यानी कि अब पहले से यानी कि उसका इतना पेट भरा हुआ है तो वो और अधिक दूध नहीं पी सकता। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अशाक्यता। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है भाववाच्य के प्रयोग। भाववाच्य के जो प्रयोग हैं वो आपके दो स्थानों पर किए जाते हैं मुख्य रूप से। ठीक, यहाँ पर देखोगे आप असमर्थता या व्यवस्था प्रकट करने के लिए, जब कोई किसी कार्य को करने के लिए यदि असमर्थ हो या विवश हो तो वहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर जो वाक्य होते हैं वो होते हैं आपके नकारात्मक। ठीक, जैसे कि आप देखोगे अब बोला नहीं जाता, यहाँ पर नहीं का प्रयोग हो रहा है। अब तो पहचाना भी नहीं जाता, यहाँ पर क्या है, नहीं का प्रयोग हो रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें हमने आपको पहले भी बता रखी हैं। ठीक, यहाँ पर है जहाँ मूल कर्ता सामान्य होता है और जो वाक्य जो होता है वो आपका सकारात्मक होता है। ठीक, जैसे कि अब बोला जाए, यहाँ पर हमने बोला था अब बोला नहीं जाता क्योंकि वह नकारात्मक वाक्य था, वहाँ पर असमर्थता और व्यवस्था प्रकट होती थी। और जहाँ पर असमर्थता और व्यवस्था प्रकट नहीं होगी वहाँ पर क्या होगा, जहाँ मूलकर्ता सामान्य होगा वहाँ पर मूलकर्ता क्या होगा, सामान्य होगा। जैसे कि अब बोला जाए चलो ऊपर सोया जाए। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। यदि किसी प्रकार का यदि कोई भी आपको डाउट होता है या कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट होगा वो दूर किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर जो होते हैं उनकी क्लास रहेगी, जो कि आगे एग्जाम में पहले भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो उन्हें देखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।